हेलो फ्रेंड्स, पीजे टेक्निकल क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम DGT-TTS2 इलेक्ट्रीशियन एंड वायरमैन का पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो जो ये पेपर आपका 18 मार्च को ये पेपर लगा था, तो आज की इस वीडियो में इस पेपर को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि 0.75 लीडिंग पावर फैक्टर भार और 240 वोल्ट का नो लोड प्रेरित EMF और 3000 वोल्ट का रेटेड टर्मिनल वोल्टेज वाले एक अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन डैश प्रतिशत है। तो इसमें आपसे परसेंटेज पूछा गया है, वोल्टेज रेगुलेशन का मान पूछा गया है। तो दोस्तों इसके अंदर आपको फॉर्मूला जो लगाना है वो आपको लगाना है वोल्टेज नो लोड माइनस फुल लोड बटे फुल लोड इंटू 100। तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है, इससे आपका जो ये क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। वैसे तो हमने सॉल्व इसको कर लिया है, तो जिसका करेक्ट आंसर माना गया वो ए ऑप्शन माना गया है। उसके बाद में आपसे इसमें पूछा गया है कि जो मोटर के जो ब्रश होते हैं वो काय के बने हुए होते हैं। तो आपको जो पता है, आपके जो मोटर के ब्रश होते हैं वो सामान्य तो आपके कार्बन के ही बने होते हैं, जो करेक्ट आंसर माना गया है। और आपसे पूछा जाता है कार्बन का जो रंग होता है वो कैसा होता है। तो आपको पता है जो कार्बन का रंग होता है वो आपके काला होता है। क्या होता है? काला रंग होता है। तो करेक्ट आंसर माना गया है आपका ए ऑप्शन माना गया है। उसके बाद में यदि एक अल्टरनेटर में मौलिक प्रवाह की तरंग के लिए कोडिंग कोण अल्फा है, तो पांचवें हार्मोनिक्स को लिए क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो दोस्तों आपको पता है, अगर कोडिंग कोण का मान पूछे, आपको पांचवें हार्मोनिक्स को समाप्त करने के लिए पूछे, तो कोडिंग कोण आपको निकालने का मैं आपको बता देता हूँ। तो आप क्या करना है, 180 डिवाइड बाई 5 करना है। तो आपका जो कोडिंग कोण का मान आएगा वो आपके 36 डिग्री आएगा 36 डिग्री का कोडिंग कोण का मान आ जाएगा पांचवें हार्मोनिक्स को समाप्त करने के लिए। और जो आप डिवाइड देंगे यानी कि 5 का, यानी कि 5 है जो इसका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 5 है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों मैं इस वीडियो को जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत प्यारा पेपर है, तो इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, तो आपकी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम इस पेपर को जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, निम्न में से कौन से कानून नियम का इस्तेमाल डीसी मोटर के रोटेशन की दिशा निर्धारण करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया कि आपको जो डीसी मोटर की रोटेशन की दिशा पता लगाने के लिए कौन सा नियम का यूज़ में लेते हैं अपन, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के कौन से लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ में लेते हैं। जो करेक्ट आंसर माना गया है आपका बी ऑप्शन माना गया है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि कौन सा वायरिंग सिस्टम भीतरी दीवार में किया जाता है। तो आपको पता है जो भीतरी दीवार में जो वायरिंग सिस्टम यूज़ में लेते हैं वो आपका कंसील्ड वायरिंग का यूज़ में लेते हैं, यानी कि गुप्त वायरिंग का अपन यूज़ में लेते हैं। जो करेक्ट आंसर माना गया है आपका ए ऑप्शन माना गया है, ए ऑप्शन। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक कंडक्टर दो समर्थनों के बीच स्थिरता के कारण डैश का रूप लेता है, यानी कि आपसे पूछा गया है एक कंडक्टर दो खंभों के बीच जो आपका सैग का रूप लेता है, वो जो सैग होता है वो किसका रूप में ले लेता है, वो जंजीर का रूप लेता है। किसका? जंजीर का या कंटेनरी का रूप में ले लेता है। जो करेक्ट आंसर माना गया है वो आपका बी ऑप्शन माना गया है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर माना गया है। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर का औसत प्रतिरोध कितना होता है। मानव शरीर का आपको पता है औसत जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है आपका 1000 ओम होता है। कितना होता है? 1000 ओम होता है। जो करेक्ट आंसर माना गया है उसके हिसाब से आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि एक सर्किट में आर्क डैश के रूप में व्यवहार करता है। जो आपको पता है आर्क किसकी भांति व्यवहार करता है, आपका जो वोल्टेज में वृद्धि के साथ साथ प्रतिरोध भी बढ़ता जाता है। जब अपन अगर वोल्टेज बढ़ाते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस का मान होता है वो भी एक बढ़ता जाता है। जो इसका जो करेक्ट आंसर माना गया है उसके हिसाब से बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके हिसाब से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया कि 500 किलोवाट 4 चरण 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी इंडक्शन मोटर में पूर्ण भार पर 960 आरपीएम की गति है, मशीन के 6 ध्रुव है, तो मशीन की स्लिप होगी। तो इसमें आपसे मैंने इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। वैसे तो इसका जो आंसर माना गया है वो 0.04 आया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर माना गया है वो 0.04 है, जो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में इसमें पूछा गया कि एक डीसी शंट मोटर में गति होती है। तो आपको पता है डीसी शंट मोटर में जो गति होती है वो आर्मेचर धारा से स्वतंत्र होती है, क्योंकि डीसी शंट मोटर की जो गति होती है वो कांस्टेंट होती है, बहुत स्थिर गति होती है। तो आपका जो इसके हिसाब से जो करेक्ट आंसर माना गया है वो आपका बी ऑप्शन माना गया है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाती है। तो सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए अपन किस क्षेत्र की प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि किस स्थान की प्राथमिकता दी जाती है। तो आपको पता है सौर ऊर्जा है, यानी कि
सूर्य से मिलती है तो आपको गर्म क्षेत्र की आवश्यकता होगी। तो जो करेक्ट आंसर माना गया है वो आपका सी ऑप्शन माना गया है, यानी कि शुष्क, गर्म और शुष्क क्षेत्र की। फिर उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि 12th नंबर क्वेश्चन के अंदर छत के पंखे वाले, नहीं घर के छत वाले पंखे में सामान्य संधारित्र क्षमता का इस्तेमाल किया जाता है। जो घर के अंदर छत का पंखा होता है उसके अंदर आपको पता है अपन 1.5 से 2.5 माइक्रोफेरेड का अपन संधारित्र यूज लेते हैं, यानी कैपेसिटर यूज में लेते हैं। जो करेक्ट आंसर माना गया उसके हिसाब से आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि कोरोना के कारण ओजोन की उपस्थिति हानिकारक होती है, क्योंकि आपको जो ओजोन की उपस्थिति, अगर कोरोना के कारण आपकी ओजोन गैस उत्पन्न होती है तो जिससे क्या होता है, आपको जो तार होते हैं उसके ऊपर जंग लगने का खतरा रहता है, यानी कि सामग्री का क्षय होता है, यानी कि अपने जो चालक का क्षय होता है। जो करेक्ट आंसर माना गया है आपका ए ऑप्शन माना गया है। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि इंडियन स्टैटिक रूल्स के नियम अनुसार मध्यम वोल्टेज लाइन होती है। तो आपको पता है इंडियन स्टैटिक रूल्स के अनुसार जो मध्यम वोल्टेज लाइन होती है वो आपके 230 से 650 वोल्टेज होती है। जो करेक्ट आंसर माना गया आपका ए ऑप्शन माना गया है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डीसी मोटर स्टार्टर के कॉइल को डैश के तार के साथ लपेटे जाते हैं, यानी कि इसमें आपसे पूछा गया कि जो स्टार्टर के अंदर अपन कॉइल का, यानी कि कॉइल को आप वो जो प्रतिरोध होता है उसको कॉइल का नाम ले रहा है। तो कॉइल आपको पता है आपके यूरेका या मैग्नीन की यूज में लेती है। तो अगर इसमें ऑप्शन में आपका यूरेका होता है तो यूरेका करेक्ट आंसर माना जाता है, और इसमें यूरेका नहीं है तो उसके हिसाब से आपका मैग्नीन करेक्ट आंसर है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जो इसमें दोस्तों आपको कैंथल दे रखा है, जो कैंथल होता है कैंथल का उपयोग अपन विद्युत भट्टियों के अंदर लेते हैं, विद्युत भट्टियों के अंदर इसका कैंथल का यूज में लेते हैं, यानी कि विद्युत भट्टी में अपन कैंथल का यूज में लेते हैं। तो दोस्तों आपसे पूछ लेता है विद्युत भट्टी में इसका कौन सा हीटिंग एलिमेंट होता है, यानी कि कैंथल होता है। उसके बाद में आपसे इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक इंडक्शन मोटर है। तो इंडक्शन मोटर आपको पता है इंडक्शन मोटर आपकी कम टॉर्क के साथ सेल्फ स्टार्ट होती है, यानी कि जो इंडक्शन मोटर होती है जो होती है कम टॉर्क के साथ सेल्फ स्टार्ट होती है। जो करेक्ट आंसर माना गया है आपका ए ऑप्शन माना गया है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कोरोना के प्रभाव डैश से पता लगाया जा सकता है। तो कोरोना का प्रभाव अपन कैसे पता लगा जा सकते हैं, अपन उसमें आपको पता है बैंगनी रंग का प्रकाश भी उत्पन्न होता है, हिसिंग की आवाज़ भी आती है और ओजोन गैस भी उत्पन्न होती है। जो करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन माना गया, यानी कि उपरोक्त सभी आपका जो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि एक मोटर की रोटर आमतौर पर डैश बियरिंग पर समर्थित होता है। आपको पता है जो मोटर का जो रोटर होता है वो आप कौन से बियरिंग पर, यानी कि इसको स्थापित किया जाता है, वो आपके बॉल बियरिंग या रोलर बियरिंग पर इसको स्थापित किया जाता है। जो करेक्ट आंसर माना गया आपका डी ऑप्शन माना गया है। और इसमें आपसे 19 नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं अपन। तो इसमें पूछा गया है कि मोटर्स स्टार्ट करने के लिए लाइन स्टार्टर एक प्रत्यक्ष का उपयोग किया जाता है। जो आपको इसमें पूछा गया जो लाइन स्टार्टर होता है, तो लाइन स्टार्टर का अपन उपयोग अपन 3 से 5 एचपी की मोटर के लिए करते हैं। कौन सी? 3 से 5 एचपी की मोटर के लिए इसका यूज़ में लेते हैं, यानी कि अपन ये ड्यूल स्टार्टर की ही बात कर रहा है इस क्वेश्चन में। जो करेक्ट आंसर इसमें माना गया है वो आपका बी ऑप्शन माना गया है। उसके बाद में 20 नंबर क्वेश्चन। तो 20 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि एक अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया मुख्य रूप से प्रभावित होती है। तो आपको पता है जो आर्मेचर प्रतिक्रिया होती है अल्टरनेटर के अंदर वो प्रति फेज उत्पन्न वोल्टेज में उससे प्रभावित होती है। जो प्रति फेज वोल्टेज उत्पन्न होती है उससे ही वो प्रभावित होती है। जो करेक्ट आंसर माना गया है वो आपका ए ऑप्शन माना गया है। उसके बाद में इसमें पूछा गया है कि रेडियो गतिविधि की इकाई है, यानी कि इसमें आपसे पूछा गया है कि रेडियो गतिविधि की इकाई है। तो आपको रेडियो पता है कि रेडियो गतिविधि की इकाई आपकी क्या होती है? क्यूरी। जो ऑप्शन के साथ जो करेक्ट आंसर माना गया है आपका बी ऑप्शन माना गया है, क्यूरी। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि 22 नंबर क्वेश्चन में 22 नंबर क्वेश्चन में ओवरलोड रिले डैश प्रकार का होता है। तो आपको पता है ओवरलोड रिले सभी प्रकार का हो सकता है, जैसे कि इंडक्शन, थर्मल और ठोस अवस्था में भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर माना गया है आपका ए ऑप्शन माना गया है, ऑल ऑफ दिस। और ये क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि भारत में आपूर्ति की आवृत्ति क्या है। आपको पता है भारत में आपूर्ति आवृत्ति की इकाई जो होती है वो आपकी 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। बहुत सिंपल है। और अगर विदेश में बात की जाए तो वो आपके 60 हर्ट्ज भी होती है। ये विदेश में और ये भारत के अंदर। जो करेक्ट आंसर माना गया है वो आपका सी ऑप्शन माना गया है, 50 हर्ट्ज। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि
डीसी मोटर के मामले में अधिकतम शक्ति स्थिति है, अधिकतम शक्ति की कौन सी स्थिति दर्शाती है? तो आपको पता है, आपका जो डीसी मोटर में अगर पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि बैक ईएमएफ का मान सप्लाई वोल्टेज का आधा होना चाहिए। तो बैक ईएमएफ का जो मान होता है वो सप्लाई वोल्टेज का आधा होना चाहिए। उसके हिसाब से जो आपका करेक्ट आंसर माना गया है वो आपका सी ऑप्शन माना गया है। क्या माना गया है? सी ऑप्शन। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि इंडियन स्टैटिक रूल्स क्या है, यानी कि इंडियन स्टैटिक रूल्स के देश के लिए है। तो इंडियन स्टैटिक रूल्स आपके पता है आपके सुरक्षा और बचाव के लिए है। तो सुरक्षा और बचाव के लिए जो रूल उपयोग लेते हैं अपने इंडियन स्टैटिक रूल्स होता है। तो करेक्ट आंसर माना गया आपका सी ऑप्शन माना गया है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। उसके बाद में आपका 26 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डेल्टा से जुड़े हुए एक 3 चरण इंडक्शन मोटर बहुत भारी भार ढो रही है, यानी कि सहन उठा रही है, यानी कि चल रही है भारी भार पर, लोड पर। तो उसके फ्यूज में से एक फूक जाती है, यानी कि उसके फ्यूज में से एक फूक जाती है तो क्या होगा? तो इसमें दोस्तों आपका क्या होगा, अगर वो भारी भार पर चल रही है तो वो रुक जाएगा और उसकी वाइंडिंग स्थायी नुकसान के कारण भारी भार अधिक धारा वहन करेगी, तो आपकी जो वाइंडिंग का जलने का भी खतरा रह सकता है और वो रुक जाएगी। जो करेक्ट आंसर माना गया है वो आपका ए ऑप्शन माना गया। क्या माना गया? ए ऑप्शन। जो करेक्ट आंसर माना गया है आपका ए ऑप्शन माना गया है। उसके बाद में अपन 27 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक वृद्धि अवशोषक, यानी कि इसमें पूछा गया है कि एक सर्ज एब्सॉर्बर क्या होता है, यानी कि वृद्धि अवशोषक क्या होता है, यानी कि एब्सॉर्बर क्या होता है का एक वृद्धि अवशोषक डैश कम कर देता है, यानी कि एक वृद्धि अवशोषक क्या कम कर देता है? तो दोस्तों आपको पता है एक वृद्धि अवशोषक आपके तरंगों के ढलान और परिमाण को कम कर देता है। क्या करता है? आपको तरंगों के ढलान को और परिमाण को कम कर देता है। जो दोस्तों करेक्ट आंसर माना गया आपका सी ऑप्शन माना गया है। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 5 HP 50 हर्ज 3 चरण 440 वोल्ट इंडक्शन मोटर्स निम्नलिखित आरपीएम के लिए उपलब्ध है, कौन सा मोटर होगा? तो कौन सा, अगर आपको पता है कौन सा मोटर है, उसमें गति पूछी मोटर की, आरपीएम पूछी, तो आपको आरपीएम निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है। तो इसका जो फॉर्मूला आपका क्या होता है, इसमें जो फॉर्मूला आपका जो यूज में आएगा, वैसे तो इसकी गति पूछी तो आपको पता है इसकी गति क्या होगी। इसकी जो गति है वैसे अपन ऑप्शन इसके अंदर पढ़ लेते हैं। इसकी जो गति होगी वो आपके जो इसके अंदर आपको कोई ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे तो जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन होगा, यानी कि 730 आरपीएम का करेक्ट आंसर माना गया है। उसके बाद में अपन 29 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लाइटिंग अरेस्टर का फंक्शन है। तो लाइटिंग अरेस्टर का अंदर कार्य यानी कि फंक्शन पूछा गया है। तो आपको पता है लाइटिंग अरेस्टर का उपयोग अपन क्या करते हैं, सर्ज से सुरक्षा करने के लिए करते हैं, यानी कि सर्ज से सुरक्षा करने के लिए करते हैं, यानी कि उच्च वोल्टेज सर्ज से अर्थ का रास्ता प्रदान करने के लिए, यानी कुछ भी कर सकते हैं, सर्ज से सुरक्षा करते हैं। तो जो करेक्ट आंसर माना गया आपका सी ऑप्शन माना गया है, उच्च वोल्टेज सर्ज से अर्थ का रास्ता प्रदान करने के लिए, यानी कि सरल मार्ग और सर्ज से सुरक्षा करने के लिए। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि स्किन इफेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू, यानी कि त्वचा प्रभाव डैश के समानुपातिक होता है। तो आपको पता है जो स्किन इफेक्ट होता है वो आपके किस समानुपातिक होता है, वो चालक के व्यास से वो समानुपाती होता है। अगर चालक का व्यास बढ़ेगा तो स्किन इफेक्ट भी बढ़ेगा, अगर चालक का व्यास कम होगा तो स्किन इफेक्ट भी कम होगा। जो करेक्ट आंसर माना गया आपका ए ऑप्शन माना गया है। उसके बाद में आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडक्शन मोटर लाइनिंग स्टार्टिंग और स्टार्टर का इस्तेमाल करने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि तो इसमें पूछा गया है कि अपन लाइनिंग स्टार्टिंग और स्टार्टर का इस्तेमाल करने से बचने की सलाह आपको क्यों दी जाती है? तो आपको पता है वो इसलिए दी जाती है क्योंकि जो स्टार्टिंग के समय जो मोटर लेती है वो 5 से 7 गुना धारा अधिक लेती है। तो दोस्तों जो उसका करेक्ट आंसर माना गया है आपका ए ऑप्शन माना गया है, ए ऑप्शन। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि ओवरहेड लाइनों को आमतौर पर उपयोग करते हैं, और उसमें पूछा गया है कि ओवरहेड लाइनों का उपयोग आमतौर पर अपन किस लिए, कौन से चालकों का उपयोग करते हैं? तो आपको पता है अपन ऐसा वायर का यूज में लेते हैं, यानी कि एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड वायर का अपन यूज में लेते हैं। जो करेक्ट आंसर माना गया है वो आपका सी ऑप्शन माना गया है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि एक माइक्रोवोल्ट है, एक माइक्रोवोल्ट के मान पूछा गया है। तो दोस्तों जो माइक्रोवोल्ट का मान होता है, यानी कि माइक्रो का बहुत मतलब बहुत छोटा से छोटा ही होता है। तो दोस्तों जो उसका करेक्ट आंसर माना गया है वो आपका डी ऑप्शन माना गया है। क्या माना गया आपका? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका माना गया है।
सॉरी दोस्तों, इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर माना गया। इसका डी ऑप्शन नहीं दोस्तों, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर माना गया। वो सेम लग रहा था, जो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर माना गया है। उसके बाद में अपन से बात की जाए, इंडक्शन मोटर्स के डीओएल स्टार्टर आमतौर पर डैश के लिए प्रतिबंधित है। तो इसमें पूछा गया कि आपको जो डीओएल स्टार्टर होता है वो उच्च कम हॉर्स पावर के लिए जो कार्य कर सकते हैं। अगर उच्च के लिए अपन यूज़ में लेना चाहे तो वो आपके स्टार डेल्टा स्टार्टर या ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर माना गया है वो आपका डी ऑप्शन माना गया है। अब दोस्तों अपन 35 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रोपल्सन अनुप्रयोगों के लिए रिएक्टर्स का उपयोग करते हैं, यानी कि इसमें प्रोपल्सन अनुप्रयोगों के लिए रिएक्टर का उपयोग करते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि जो पॉपुलेशन अनुप्रयोग होते हैं उनमें रिएक्टर का उपयोग क्यों करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि मोल्टेन लीड के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि एक 3 फेज सिंक्रोनस मोटर में नकारात्मक फेज अनुक्रम निकलता है जब मोटर, यानी कि नकारात्मक कौन सा होगा, जब मोटर अपने अगर आपके ओवरलोडेड, यानी कि इसमें आप क्या होगी, वो असंतुलित वोल्टेज के साथ नई आपूर्ति होगी। यानी कि इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट आंसर माना गया है। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि रिले को डैश में परिवर्तनों के प्रतिक्रिया के लिए डिजाइन किया जाता है। तो आपको पता है रिले का उपयोग अपन जो किसके लिए उपयोग करते हैं, प्रकाश की तीव्रता के लिए भी करते हैं, अपन प्रतिरोध, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस के लिए, और वोल्टेज और धारा के परिवर्तनों की प्रतिक्रिया के लिए अपन डिजाइन किया जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको जो माना गया है वो आपका ए ऑप्शन माना गया है, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि यूरेनियम में एक विखंडन श्रृंखला प्रतिक्रिया डैश द्वारा विकसित किया जा सकता है। तो आपको पता है यूरेनियम विखंडन प्रक्रिया अपन किसके द्वारा विकसित कर सकते हैं, अपन तेजी से न्यूट्रॉन को धीमा कर देना, ताकि उष्मा उत्सर्जन धीमी गति से वाले न्यूट्रॉन जारी रहे। तो इसका जो करेक्ट आंसर माना गया है वो आपका डी ऑप्शन माना गया है। उसके बाद में आपका ऑप्शन नंबर 39 इसमें पूछा गया है कि एक सर्व स्टेशन में निम्नलिखित उपकरण को स्थापित नहीं की जाती है। तो आपको पता है सर, इसमें से आपसे पूछा गया कि जिनमें से आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें से आपको पूछा गया कि सर्व स्टेशन में ऐसा कौन सा उपकरण जो स्थापित नहीं करते हैं। तो दोस्तों जो इसका जो ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट आंसर माना गया है वो आपका ए ऑप्शन माना गया है। अपन एक्सेट्रा का यूज में नहीं लेते सर्व स्टेशन के अंदर। फिर उसके बाद में आपसे 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित सिस्टम को आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो आपको पता है इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम आपको आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करते। तो आपको पता है अपन कौन से का उपयोग नहीं करते, एक फेज 3 तार का उपयोग अपन नहीं करते। तो करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन है। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि 41 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा पोर्सिलेन इंसुलेटर बनाने के लिए एक घटक नहीं है। तो आपको पता है पोर्सिलेन का इंसुलेटर बनाने के लिए आपको अपन सिलिका का उपयोग नहीं करते। तो करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन सिलिका। उसके बाद में 42 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस रिले का उपयोग लंबी ट्रांसमिशन लाइनों में किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो आपका करेक्ट आंसर माना गया है वो आप मोह रिले। तो मोह रिले का उपयोग अपन लंबी ट्रांसमिशन लाइनों में करते हैं। अगर मध्यम की बात की जाए तो अपन इम्पीडेंस रिले, और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइनों की बात की जाए तो रिएक्टेंस रिले का यूज में लेते हैं। जो इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका ए ऑप्शन माना गया है। उसके बाद में आपसे पूछा गया कि एक परमाणु संयंत्र के किफ़ायती संचालन के लिए अपन परमाणु संयंत्र के किफ़ायती संचालन के लिए अपन किसका यूज़ में ले सकते हैं। वैसे तो अपन इसका जो करेक्ट आंसर माना गया है वो है आपका बी ऑप्शन। वो बी ऑप्शन क्या है, प्रयुक्त ईंधन को पूर्ण संस्करण, यानी कि प्रसंस्करण किया जाना चाहिए, यानी कि रिप्रोसेस्ड किया जाना चाहिए, दोबारा इसको यूज़ में लिया जाना चाहिए, तो ये किफ़ायती संचालन होता है। तो करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन। उसके बाद में अपन 44 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि वायु सर्किट ब्रेकर में चाप के विलुप्त होने के लिए निम्न में से कौन सा माध्यम नियुक्त की जाती है, यानी कि कौन से माध्यम का अपन नियुक्त किया जाता है। तो आपको पता है अपन वायु सर्किट ब्रेकर में अपन वायु का ही यूज में लेते हैं। तो आपको पता है करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद में आपसे बात की जाए, एक 3 पॉइंट स्टार्टर डैश के लिए उपयुक्त माना जाता है। आपको पता है 3 पॉइंट जो स्टार्टर होता है वो आपके किस लिए यूज में लेते हैं, अपन शंट और कंपाउंड मोटर को चलाने के लिए यूज में लेते हैं। तो आपको जो करेक्ट आंसर माना गया आपका डी ऑप्शन माना गया है, शंट एंड कंपाउंड मोटर। उसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि आवासीय उपभोक्ताओं को एकल संचरण की आपूर्ति वोल्टेज है।
तो इसमें पूछा गया कि आवासीय उपयोगिताओं के लिए एकल संचालन आवृत्ति वोल्टेज आपको पता है कितनी होती है, 230 वोल्ट होती है। जो करेक्ट आंसर माना गया आपका डी ऑप्शन माना गया 230 वोल्ट। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बायोगैस के उत्पादन का मुख्य स्रोत आपको क्या है। तो बायोगैस के उत्पादन का मुख्य स्रोत आपके गीले पशुओं का गोबर कचरा भी हो सकता है, या गाय का गोबर भी हो सकता है, और मानव अपशिष्ट भी होता है, और सभी विकल्प, यानी कि सभी विकल्प में उपरोक्त सभी का यूज़ में ले सकते हैं। पर जो करेक्ट आंसर माना गया आपका डी ऑप्शन माना गया है। उसके बाद में अपन 48 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इससे पूछा गया कि अल्टरनेटरों को डैश में मूल्यांकन किया जाता है। तो आपको पता है अल्टरनेटरों को अपन केवीए में मूल्यांकन करते हैं, किसमें, केवीए। तो इसके हिसाब से जो करेक्ट आंसर माना गया है वह आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इसमें पूछा गया है कि अर्थशास्त्री बॉयलर दक्षता में 1 तक सुधार कर सकता है, यानी कि इसमें पूछा गया है कि अर्थशास्त्री बॉयलर दक्षता में डैश तक सुधार करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है वो 4 से 10% सुधार तक कर सकता है आपका जो अर्थशास्त्री बॉयलर होता है। यानी कि इसमें पूछा गया है कि इकोनोमाइजर होता है वो कितने % तक बॉयलर की दक्षता में सुधार कर सकता है। तो अब इसमें जो इकोनोमाइजर होता है वो 4 से 10% तक आपकी बॉयलर की दक्षता में सुधार कर सकता है। जो करेक्ट आंसर माना गया है आपका, जो माना गया है आपका सी ऑप्शन माना गया 4 से 10%। उसके बाद आपका आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। तो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि स्थिर वोल्टेज ट्रांसमिशन निम्नलिखित नुकसान पर जोर देता है। तो स्थिर वोल्टेज ट्रांसमिशन निम्नलिखित नुकसान पर कौन से पे जोर देता है। जो करेक्ट आंसर माना गया है वो प्रणाली का शॉर्ट सर्किट बढ़ जाता है। जो प्रणाली का जो शॉर्ट सर्किट होता है वो बढ़ जाता है। जो करेक्ट आंसर माना गया है उसका ए ऑप्शन माना गया है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो ऐसे आपको नए नए पेपर्स का हम सॉल्यूशन आपको देते रहेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।